Hey guys, क्या हाल है? आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड. सो कल हम लोगों ने बेसिकली चैप्टर 3 कर रहे थे और हम थोड़ा ज़्यादा डिटेल में चल गए थे चैप्टर 3 के, तो चैप्टर 3 ख़त्म नहीं हो पाया था. सो आई वाज थिंकिंग कि एक छोटा सा 15-20 मिनट का एक लेक्चर बना के चैप्टर 3 जितना भी है वो पूरा कंप्लीट किया जाए, ताकि एक चैप्टर 1, 2, 3 आपका कंप्लीट हो जाएगा. और कल मैंने आप लोगों ने अगर लेक्चर 3 देखा हो तो वहाँ पे बहुत डिटेल में एनालाइज किया था. और मैं बेसिकली ये वो चीज़ थी जो मैं यूजुअली करता हूँ. जब भी मैं कोई चीज़ पढ़ता हूँ तो मैं सिर्फ ऊपर ऊपर से देख के नहीं, मैं ट्राई करता हूँ कि अपने मन में जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँ. हर जो क्यों होता है ना कि ऐसा क्यों हुआ, उसका आंसर ढूंढने की कोशिश करता हूँ. सो मैंने ट्राई किया कि जैसा मैं पढ़ता हूँ वैसा आपको एक बार बता सकूँ कि इस तरीके से अगर आप पढ़ोगे तो आपको चीज़ें रटनी नहीं है. फिर आपको सिर्फ समझना है, एक बार पढ़ना है एंड चीज़ें अपने आप दिमाग में मेमोराइज होती जाएगी. सो मैंने वो कल एक ट्राई किया था. चैप्टर 3 हम लोग कर रहे थे. सो लेट्स गो अहेड विद चैप्टर 3. एक सेकेंड. सो हम लोगों ने कल अर्थक्वेक मेजरमेंट तक कर लिया था. हम लोगों ने देखा था कि अर्थक्वेक को कैसे मेजर किया जाता है. एक तो होता है अर्थक्वेक से डैमेज कितना हुआ है उसको मेजर करना, और एक होता है कि अर्थ की कितना स्पीड कितनी है, इंटेंसिटी कितनी है, तो इंटेंसिटी को मेजर करना. सो इंटेंसिटी तो हम लोग आप लोगों ने कई बार सुना होगा कि रिक्टर स्केल का नाम. तो रिक्टर स्केल से हम इंटेंसिटी मेजर करते हैं, और डैमेज जो है वो हम मर्कैली स्केल से मेजर करते हैं. मर्कैली स्केल से दो स्केल्स होते हैं, रिक्टर स्केल एंड मर्कैली स्केल. इसे हम ट्राई करते हैं इंटेंसिटी मेजर करने का रिक्टर स्केल से एंड डैमेज मेजर करने का मर्कैली स्केल से. ओके, नाउ दिस इज वेरी सिंपल थिंग कि अर्थक्वेक क्या होता है और उसके इफेक्ट क्या क्या होते हैं. ये हमें आई डोंट थिंक एज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th या फिर जो भी सीनियर्स है, मोर देन अगर कोई आप कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसके लिए आपको ये पढ़ने की जरूरत होगी. सबको पता होता है कि क्या इफेक्ट होते हैं. दर्द हिल जाती है, सब कुछ हिल जाता है. इट्स नॉट समथिंग रॉकेट साइंस. तो हम ये देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ. हम लोगों ने बेसिकली स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ का एक ओवरव्यू ले लिया था कल. मैंने आपको बता दिया था द क्रस्ट, द मेंटल, द कोर क्या है. ये वाला डायग्राम बहुत अच्छा बना हुआ है इंटीरियर का. ये इन्होंने बेसिकली बनाया क्या हुआ है, सपोज ये अर्थ है पूरी, तो एक जैसे केक काटते हैं ना, उसी तरीके से एक छोटा सा टुकड़ा बिल्कुल सेंटर से काट रखा है, और ये बता रखा है कि कैसे कैसे सेंटर से लेके ऊपर तक क्या होता है. ठीक है, तो मान लो ये पूरी अर्थ का मिडल पॉइंट है, बीच वाला. तो सबसे नीचे मिडल पॉइंट में सबसे नीचे क्या होगा, कोर होगा, कोर. ठीक है, जो कि सॉलिड होता है. हमने बताया था, कल डिस्कस किया था प्राइमरी वेव्स और सेकेंडरी वेव्स का, कि सेकेंडरी प्राइमरी वेव्स जो है वो अगर छोड़ी जाती है तो यहाँ पे स्लो हो जाती है, बट यहाँ पे आके फिर फास्ट हो जाती है. तो इससे पता चलता है कि ये सॉलिड है और यहाँ लिक्विड है. हम लोगों ने कल ये डिस्कस किया था. इसी तरीके से सेकेंडरी वेव भी डिस्कस किया था. सो ये बताया हुआ है कि ये होता है कोर, ये पूरा एरिया. ये होता है मेंटल, ये होता है क्रस्ट, ये ऊपर ऊपर का. ये होता है एस्थेनोस्फीयर. हमने देखा था एस्थेनोस्फीयर प्लस क्रस्ट क्या है, लिथोस्फीयर. लिथोस्फीयर हम लोगों ने कल ये भी देखा था कि लिथोस्फीयर क्या है. ओके, एस्थेनोस्फीयर जहाँ पे बेसिकली अगर कोई वॉल्केनो है तो उसका जनरेशन कहाँ होता है, इसी जगह पे होता है. एस्थेनोस्फीयर में जो भी लावा वगैरह है, मैग्मा बाहर कहाँ से आता है, यहीं से स्टार्ट होता है सब कुछ. ठीक है, एक सेकंड. उसके अलावा कोर है. कोर भी हमने देख लिया था, आउटर कोर और इनर कोर, दो तरीके के कोर होते हैं. अब हम स्टार्ट करते हैं वॉल्केनिज्म से. सो बिफोर गोइंग टू वॉल्केनिज्म, इसमें ना बहुत सारी आप लोगों को एक वर्ड दिया हुआ है यहाँ पे. मैंने आज देखा, मोहो. मोहो डिसकॉन्टिन्यूटी. सो मोहो बेसिकली है क्या. लुक, जो अर्थ की जो लेयर्स है ना, ये क्रस्ट, मेंटल, कोर, इसको बेसिकली डिवाइड कर रखा है. और ये जो डिसकॉन्टिन्यूटी है वो किस किस नाम से जानी जाती है वो मैं आपको बता देता हूँ. ये पूरा क्रस्ट है सपोज, तो इसको दो भागों में बांट रखा है. आउटर क्रस्ट जो बेसिकली कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, और इनर क्रस्ट जो कि ओशनिक क्रस्ट है. अब मैंने आप लोगों को बताया था ये कॉन्टिनेंट है, ये ऐसे नीचे जाते हैं, फिर यहाँ से ओशनिक क्रस्ट स्टार्ट होता है. तो ये जहां पर आपको समुद्र दिखता है ना, उसके 80 किलोमीटर आगे से ओशनिक क्रस्ट स्टार्ट होती है.
सो ये जो ऊपर वाली क्रस्ट है ना, इसको बोलते हैं आउटर कोर, आउटर कोर, और इसके नीचे वाला ये है इनर कोर। और आउटर कोर और इनर कोर जो किसी एक प्लेट से डिवाइड होते हैं, एक ऐसी कोई प्लेट है नहीं जमीन के नीचे, एक हम कह सकते हैं एक इमेजिनेशन, एक इमेजिनरी प्लेट बना रखी है, जो हम ग्राफ बनाते हैं उस पर एक इमेजिनरी प्लेट है। इसको नाम दिया गया है कॉमरेड। ये कुछ एक्स्ट्रा है, ये अगर आप लोग सीनियर से कुछ कॉम्पिटिशन एग्जाम की, तो ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। इसको बोलते हैं कॉमरेड। ठीक है, अब ये है आउटर कोर। एक प्लेन खोल लेता हूं मैं, वेट अ सेकंड। ये आपका इस तरीके से ग्राफ बना हुआ है वहां पे। ठीक है, सो मैं कह रहा हूं 3 लाइन बना देता हूं मैं, 1 2 और 3। ये पूरा है मेरा, सॉरी, ये पूरा है मेरा क्रस्ट। इसी में देखते हैं, ये पूरा है मेरा क्रस्ट, ऊपर वाला ये। तो क्रस्ट जो है, हम कह रहे हैं आउटर कोर और इनर कोर, आउटर क्रस्ट और इनर क्रस्ट, सॉरी। अभी आउटर क्रस्ट और इनर क्रस्ट जो है, इसके बीच में एक जो इमेजिनरी लाइन है, उसको नाम दिया जाता है कॉमरेड। एक वैज्ञानिकों ने नाम दे रखा है, या आप लोग चाहो तो नोट डाउन कर सकते हो। अगर मैं कह रहा हूँ ये पूरा क्रस्ट है, सो ये आउटर क्रस्ट और इनर क्रस्ट के बीच में एक लाइन है, इसको बोलते हैं कॉमरेड। ठीक है, अब ये मेरा अगर सपोज ये पूरा मेंटल है, तो मेंटल भी 2 भागों में है। ठीक है, और ये हो गया अपर मेंटल और ये लोअर मेंटल। इसके बीच में एक डिस्क आती है, उसको बोलते हैं रेप्टाइल डिस्क। और ये आउटर कोर और इनर कोर के बीच में जो लाइन है ना, इसको बोलते हैं मोहो, मोहो डिस्कॉन्टिन्यूटी, इसको बोलते हैं मोहो। ठीक है, अब ये कोर आ गया। ये कोर भी आउटर कोर और इनर कोर में हमने बांट रखा है। सो आउटर कोर और इनर कोर के बीच में क्या है, लेहमन। ये अगर आप लोग 11th में है तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर कोई कंपटीशन एग्जाम है तो इंपॉर्टेंट है अगेन। और ये जो आउटर मेंटल और आउटर कोर और इनर मेंटल है, इसके बीच में जो लाइन है ना, इसको हम बोलते हैं गुटेनबर्ग विचर्ड डिस्कॉन्टिन्यूटी। गुटेनबर्ग विचर्ड डिस्कॉन्टिन्यूटी। तो मैंने आपको कितने नाम बताए, आप ऊपर से नीचे तक अगर लर्न करना चाहो तो हर हर जो 3 पार्ट होते हैं, क्रस्ट मेंटल कोर, इसको 2-2 में बांट रखा है हमने, आउटर और इनर में। तो सबसे पहले हमने देखा था कॉमरेड, फिर है मोहो, फिर है रेप्टाइल डिस्क, फिर है गुटेन वर्ड डिस्कॉन्टिन्यूटी, और फिर है लेहमन। ये 5 डिस्क हो गई। ये हो गई आउटर और इनर के बीच में, ये हो गई जो आपका इन आउटर क्रस्ट और इनर क्रस्ट के बीच में, और इनर क्रस्ट और आउटर मेंटल के बीच में मोहो हो गई। फिर उसके बाद हम नीचे आए, आउटर मेंटल और इनर मेंटल, उसके बीच में होगी रेप्टाइल डिस्क। फिर होगी गुटेनबर्ग, जो है हमारी आउटर कोर और इनर मेंटल के बीच में, आउटर कोर और इनर मेंटल के बीच में गुटेनबर्ग डिस्कॉन्टिन्यूटी। और इनर कोर हम कह सकते हैं, आउटर कोर इनर कोर को कौन डिवाइड करता है, लेहमन। सो ये पांचों एक तरीके से डिस्कॉन्टिन्यूटीज हो गई। ठीक है, अब वॉल्केनिज्म पढ़ते हैं।
सो वॉल्केनिज्म में हम आई कैन से वॉल्केनो कितने तरीके के होते हैं। तो वॉल्केनिज्म होता कैसे है, हम लोगों ने लास्ट क्लास में ये तो देख लिया था कि वॉल्केनिज्म के लिए जो लावा है, मैग्मा, वो कहाँ से आता है। लुक अगेन बता रहा हूँ, जब जमीन के अंदर से कोई आइटम बाहर आ रहा है ना, मैग्मा आइकन से, उसको मैग्मा बोलते हैं। पर जैसे वो जमीन के ऊपर आ जाता है ना, उसको लावा बन जाता है वो। तो मैग्मा और लावा डिफरेंट चीज नहीं है, बट एक प्लेस का डिफरेंस है कि मैग्मा जमीन के अंदर होता है और लावा जमीन के बाहर होता है, ठीक है। अब शील्ड वॉल्केनो, शील्ड वॉल्केनो क्या होता है, बेसिकली ये टाइप है वॉल्केनोज के। अभी ये वॉल्केनो के टाइप कैसे हैं, लुक, जब लावा बाहर निकलता है और ये बहुत ही फ्लूइड लावा होता है, बहुत ही आइकन से पतला, ठीक है, तो इधर उधर फैल जाता है पूरा। तो इसको जिस उस तरीके से जो भी वॉल्केनो बनते हैं ना, जो भी पहाड़, अब सिंस एक अगर वॉल्केनिज्म में लावा बाहर निकल रहा है और वो बहुत ही पतला है, वो इधर उधर फैल रहा है, तो वो वहीं पे जाके जम जाएगा और फिर नया पहाड़ बनता, पहाड़ जो है उसके ऊपर ही वो जमता जाएगा जमता जाएगा। तो उस तरीके से जो वॉल्केनो बनते हैं उसको बोलते हैं शील्ड वॉल्केनो। ओके, कंपोजिट वॉल्केनो क्या होता है, सपोज ये पहाड़ है, यहाँ से वॉल्केनिज्म लावा बाहर आ रहा है, आई कैन से एक सेकेंड, ये सपोज ये लावा है, ये लावा बाहर आ रहा है, तो लावा सिर्फ यहाँ से बाहर नहीं आएगा, ये यहाँ से भी कोई रास्ता बना देगा और यहाँ से भी बाहर आएगा, यहाँ से भी रास्ता बना देगा और यहाँ से भी बाहर आएगा। तो इस तरीके से सिर्फ ऊपर वाले वेंट से बाहर नहीं आता है, बीच वाले से भी बाहर आ जाता है, बीच में भी कई सारे छेद हो जाते हैं और यहाँ से भी लावा बाहर आ जाता है। तो इसको हम बोलते हैं कॉम्पोजिट वॉल्केनो। ओके, अब है काल्डेरा कोन। काल्डेरा कोन क्या होता है कि काल्डेरा बेसिकली है ना, एक डॉर्मेट टाइप का वॉल्केनो होता है। जैसे सपोज ये वॉल्केनो है, इसमें कुछ नहीं है, ठीक है, ये ऐसे ही पड़ा हुआ है, बट जब इसके अंदर पानी जाएगा ना, तो बहुत तेज फटता है, पानी जाती है एक्टिव हो जाता है और ये फट जाता है, और इतना तेज फटता है कि जो पहाड़ है ना, ये पूरा तहस नहस हो जाता है, ठीक है, मतलब बहुत तेज फट के बाहर निकलता है, तो उसको बोलते हैं हम फिर काल्डेरा। अब एक सिंडर कोन भी है। सिंडर कोन क्या है, जब सपोज कई बार ऐसा होता है कि पूरी तरीके से इनएक्टिव हो जाता है वॉल्केनो। जैसे हमारे, आपको पता हो तो इंडिया में सिर्फ एक वॉल्केनो है अंडमान निकोबार आइलैंड पे, उसका नाम है बैरन वॉल्केनो। बैरन, सॉरी, अंडमान निकोबार में बैरन आइलैंड पे एक वॉल्केनो है, सिर्फ वो एक वॉल्केनो है पूरे इंडिया में, उसके अलावा इंडिया में कहीं वॉल्केनो नहीं है, ठीक है। तो होता क्या है कि ना, वॉल्केनिज्म में ऐसा होता है कि एक कोई स्पेसिफिक माउंटेन जो होता है जहाँ से वॉल्केनिज्म होता है, वो एक टाइम के बाद पूरी तरीके से निष्क्रिय आइकन से एक तरीके से पूरा इनएक्टिव हो जाता है, उसके बाद उसमें से फिर और लावा बाहर नहीं निकलता। वो मैक्सिमम लिमिट होती है लावा की, वो अचीव हो चुका होता है और वो डॉर्मेट हो जाता है। तो उसके बाद जो पहाड़ बचता है ना, वो पहाड़ कुछ ऐसा बचता है, ये थोड़ा सा गड्ढा, ये एक लेक की तरह आइकन से, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं सिंडा कोन, इस कोन को बोलते हैं सिंडा कोन। अब ये फूड बसाल्ट प्रोविंस क्या है, तो फूड बसाल्ट प्रोविंस ये है कि हमारा जैसे डेक्कन का प्लेट्यू बना हुआ है, ठीक है, एक प्रोविंस है जो कि फ्लड बसाल्ट प्रोविंस की, जब है ना वॉल्केनिज्म होता है ना, तो वहां पे काली मिट्टी, मैंने आपको बताया था कि हमारे डेक्कन का कैसे बना है, हॉटस्पॉट वॉल्केनो से बना हुआ है। सो हॉटस्पॉट वॉल्केनो की तरह ही जो लावा है वो चारों तरफ बिखर के वो जम जाता है और फिर वहां पे एक पूरा प्रोविंस टाइप बन जाता है, एक पूरी इलाका बन जाता है, ठीक है, वो फिर नॉर्मलाइज हो जाता है, उसको बोलते हैं फूड बसाल्ट प्रोविंस। और मिड ओशनिक रिज, ये भी मैं आपको बता चुका कि समुद्र के अंदर जब वॉल्केनिज्म होता है, समुद्र के अंदर मिड ओशनिक, ये पूरा अगर समुद्र है तो इसके बीच में एक ऐसा जगह होगी जहां से वॉल्केनो, जहाँ वॉल्केनो होता है, लावा बाहर आता है, इसको बेसाल्ट टाइप का लावा होता है। जो हमारे लैंड पे निकलता है ना, होता है एंडेसाइट। एंडेसाइट, वो जो समुद्र में निकलता है, सी में, उसको बोलते हैं बसाल्ट, उससे बसाल्ट बाहर आता है। तो बसाल्ट बाहर आता है और ये नई समुद्र की परत बनती जाती है, ठीक है। तो ये लावा जो कहाँ से बाहर निकलता है, मिड ओशनिक रिज से। तो ये भी आपको समझ आ गया होगा आई थिंक। अब ये तो हमने बात कर ली कि लावा, सॉरी, वॉल्केनो से बाहर कैसी कैसी आकृतियां बनती है, कैसे कैसे शेप्स बनते हैं, कैसी कैसी कोई प्रोवियंस बनता है, कोई जगह का निर्माण होता है। बाहर जब लावा बाहर आता है तो कैसा बनता है, जब लावा जमीन के अंदर ही रहता है, यानी मैग्मा की फॉर्म में रहता है वो जमीन के अंदर, तब अंदर जमीन के अंदर भी वो कुछ तरीके के शेप्स बनाता है, एक फॉर्म्स तैयार करता है। तो वो कैसे कैसे फॉर्म हो सकते हैं, देखते हैं। एक है, देखो, अब ये ना थोड़ा याद करना मुझे लगता है मुश्किल हो सकता है, तो मैंने अपने हिसाब से कुछ ट्रिक्स बनाई है, शॉर्ट ट्रिक्स। स्टूपिड सी है, बट स्टूपिड चीजें याद करना थोड़ा आसान रहता है, इसलिए मैंने थोड़ा स्टूपिड बनाया इसे। तो एक है बाथोलिथ।
ये फॉर्म है कि लावा जो है वो जमीन के अंदर कैसा बनाता है। तो बाथोलिथ क्या हुआ, जैसे बाथोलिथ अगर आपके सामने नाम आ रहा है तो आप इमेजिन कर सकते हो जैसे बाथ टब, ठीक है। अब बाथ टब में जैसे पूरा पानी भरा होता है ना, वैसे ही जमीन के अंदर जब ये पूरा लावा ऐसे भरा हुआ रहता है ना, तो ये फॉर्म बनती है, इसको बोलते हैं बाथोलिथ, ठीक है। इसके अलावा एक है सिल और डाइकी, ये दोनों एक साथ याद करना है, सिल और डाइकी। सिल क्या है, सिल हम बोलते हैं जब है ना ये इस तरीके से एक जमीन के अंदर जो लावा है वो ऐसे लैंडस्केप में फैल जाता है, वर्टिकल नहीं, हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तो जब हॉरिजॉन्टल फैलता है ना तब इसको बोलते हैं सिल, और जब वर्टिकल फैलता है तो इसको बोलते हैं डाइकी, ठीक है। तो सिल डाइकी आपको एक साथ याद रखना है, ठीक है। अब है लैकोलिथ, लोपोलिथ और फाकोलिथ। तो देखो फाकोलिथ जो है ना, फाकोलिथ कैसा होता है, जब समुद्र जमीन के अंदर कैसी फॉर्म बन जाती है फाकोलिथ में, ये इस तरीके की फॉर्म बन जाती है, कुछ वेव्स की तरह, वेव, ठीक है। जैसे लावा ऊपर आ रहा है, अब बीच में बहुत ही स्ट्रॉन्ग चट्टान आ गई, तो ये इस तरीके से फैल जाएगा। अगर ये सिर्फ ऐसे खड़ा फैल गया तो हम इसको क्या बोलेंगे, सेल। ये इस तरीके से फैल गया अगर, तो इसको बोलेंगे सेल, जब ये ऐसे स्ट्रेट हो गया। और जब ये थोड़ा सा है ना वेव की तरीके से जमीन के अंदर ऐसा फैल रहा है, तो इसको बोलेंगे फाकोलिथ। अब इसको कैसे लर्न कर सकते हैं, मैंने जो बनाया है, हम जैसे हवा कैसे चलती है हम बोलते हैं फक फक फक, तो इस तरीके से ये फाकोलिथ, थोड़ा थोड़ा स्टूपिड सा है अगेन, बट ऐसी चीजें थोड़ी सी लर्न हो जाती है, दिमाग में बैठ जाती है। अब बचा लैकोलिथ एंड लोपोलिथ। तो लैकोलिथ में कह सकता हूँ ये मशरूम की शेप का, जब अंदर जमीन के अंदर कोई आकृति बन जाती है मशरूम के शेप की, ये देखो ये ऐसे ऐसे करके मशरूम के शेप की बन गई ना, तो इसको बोलते हैं लैकोलिथ। और लोपोलिथ क्या होता है, लोपोलिथ होता है जब कि इस तरीके से नाव के शेप की बन जाती है, तो इसको बोलते हैं लोपोलिथ, ठीक है। आई होप सारे हो चुके हैं। बाथोलिथ मैंने आपको बता दिया, सिल, डाइके, फाकोलिथ, लैकोलिथ, लोपोलिथ, हाँ, दीज आर ऑल, सब कुछ हो चुका है। एंड इसके साथ हमारा चैप्टर 3 कंप्लीट होता है। अब मैंने आपको कल भी बताया था कि हम क्या करेंगे, पहले चैप्टर 1 to 4 कंप्लीट करेंगे, फिर इसको एक तरीके से अगर आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि यार कहीं ना कहीं कुछ मिसिंग है, तो मिसिंग पार्ट्स को इसमें फिल करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। मिसिंग पार्ट्स आपकी बुक के नहीं होंगे, फिर वो होंगे कहीं और से, बट आपको पढ़ने में बहुत इंटरेस्ट आएगा, एक इंटरेस्टिंग वे में। जो भी अधूरी चीज है ना उसको एक तरीके से पूरा जोड़ने की कोशिश करेंगे, बट उसके लिए आपको पहले 1 to 4 का पूरा नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने कल वाली क्लास नहीं देखी तो आप कल वाली क्लास देख सकते हैं, वो बहुत इंटरेस्टिंग क्लास है, आई एम अगेन सिंह। उसमें हम लोगों ने बहुत, जो भी हमारी किताब में नहीं है ना, उसके बाहर से बहुत सारा डिस्कशन किया, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग होगा। तो कल वाली क्लास पढ़िए और आज की क्लास लेक्चर नंबर 4 ये देखिए, इसके साथ आपके 3 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे फॉर दिस क्लास। थैंक यू एवरीवन।